हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रीष्मा त्यागी पैशन शिक्षण। दिस इज ग्रीष्मा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती के लिए साइंस की क्लास, और ये क्लास आपकी क्लास 7th की रहने वाली है। इससे पहले हम क्लास 6 को कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके हैं और क्लास 7th के भी हम 5 चैप्टर तक डिस्कस कर चुके हैं। उन सभी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 6, 7 और 8। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं इन चैप्टर्स को। तो पहले बात करेंगे इसमें चैप्टर 6 की, जिसका नाम है पौधों में पोषण। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम इसमें सिर्फ वही देखने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण एवं विटामिन मुख्य क्या है, भोजन के पोषक तत्व हैं। और भोजन के इन पोषक तत्वों से सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे ऊर्जा संबंधी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। और पोषण सभी जीवों के विकास और वृद्धि तथा अन्य प्रक्रियाओं के लिए क्या है, ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है पौधों में पोषण। केवल हरे पौधे ही अपना पोषण स्वयं करते हैं, बाकी सभी जीव अपने पोषण के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, हम ये इसके बारे में क्लास 6 में भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें हम। नेक्स्ट पॉइंट आता है, जिस प्रकार हमें भोजन पकाने के लिए ईंधन से ऊर्जा की ज़रूरत होती है, वैसे ही पौधों को भी सूर्य से रोशनी से क्या मिलती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। और पौधों को यह ऊर्जा सूर्य के प्रकाश से मिलती है। मुख्यतः पौधों के हरे भागों में इस ऊर्जा को संग्रहित करने की क्षमता होती है। और पत्तियों का हरा रंग उसमें उपस्थित क्या है, हरे वर्णक के कारण होता है, जिसे क्या कहते हैं, क्लोरोफिल या पर्णहरित कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इस ऊर्जा का उपयोग जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से खाद्य संश्लेषण में होता है। और ये खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा से होता है। ठीक है, और इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी ज़रूरत होती है, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की आवश्यकता होती है। तो इसकी इक्वेशन है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल में क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद। तो उसके उत्पाद क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनता है इसमें। और कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, नेक्स्ट है कि इस प्रक्रिया द्वारा बने कार्बोहाइड्रेट का उपयोग या तो कोशिकाओं द्वारा तुरंत होता है या वह अघुलनशील स्टार्च के रूप में संग्रहित हो जाती है। कुछ कार्बोहाइड्रेट वसा और प्रोटीन के संश्लेषण में भी काम आता है। इस प्रक्रिया में क्या है, विमुक्त ऑक्सीजन पत्तियों से रंध्रों के माध्यम से वायुमंडल में पहुंच जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें कि प्रकाश संश्लेषण का क्या महत्व है, कि शाकाहारी जीव भोजन के लिए पौधों पर निर्भर होते हैं और मांसाहारी जीव उन जीवों पर निर्भर करते हैं जो अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर करते हैं। सर्वाहारी जीव पौधों और जंतुओं दोनों पर निर्भर करते हैं। इस प्रकार सभी अपनी ऊर्जा संबंधित ज़रूरतों के लिए पौधों पर निर्भर करते हैं। और पौधे अपनी ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं, वो अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं सूर्य से। ठीक है, अंततः हमें ऊर्जा प्राप्त होती है मूल स्रोत सूर्य से। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या है, सांस लेने के लिए शोषण हेतु ऑक्सीजन क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ही बना रहता है। और कुछ पौधों की पत्तियां हरी न होकर गहरी लाल, बैंगनी या भूरे रंग की होती हैं। तो उसमें क्या है, इन पत्तियों में भी क्लोरोफिल तो होता है, लेकिन हरा रंग दूसरे रंगीन वर्णों की वजह से क्या है, छुप जाता है। और ये जो केवल जो पीले धब्बे वाली पत्तियाँ होती हैं, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है और न उनमें प्रकाश संश्लेषण होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसमें ये कलरफुल पत्तियां दिखाई गई हैं, जैसे क्रोटन की। नेक्स्ट आता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधों में कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है। और जो कार्बन है और हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से बनते हैं। प्रोटीन, वसा आदि क्या है कि संश्लेषण में भी इनका यूज़ होता है। और प्रोटीन के संश्लेषण में इनके अतिरिक्त नाइट्रोजन की भी आवश्यकता होती है। और वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस की मात्रा होती है, वो कितनी होती है, 78%। ठीक है, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं।
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें कि मिट्टी के कुछ ऐसे जीवाणु सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं मिट्टी में जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिक में बदल देते हैं, और जो यौगिक जल के साथ पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, इससे पौधों की क्या है, नाइट्रोजन संबंधी आवश्यकताएं पूरी होती हैं, जो पौधों को प्रोटीन देती है, वसा आदि के संश्लेषण में हेल्प करती है, और जो किसान हैं अपने खेतों में उर्वरक या खाद डालते हैं जिससे कि नाइट्रोजनी पदार्थों की प्रचुरता होती है जिसमें कि, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें कि एक पौधा होता है अमरबेल का, तो ये क्या है, इसमें न तो पत्तियाँ होती हैं और न ही क्लोरोफिल होता है, और ये अपना भोजन किससे बनाता है, जिस पेड़ पर ये लिपटा रहता है उसी से ये अपना भोजन प्राप्त करता है। तो अमरबेल अपना भोजन उसी पौधे से प्राप्त करते हैं जिन पर ये लिपटे रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि पोषण के इस तरीके को क्या कहते हैं, विषमपोषी पोषण कहते हैं, और अमरबेल जैसे पौधे जो अन्य पौधों से पोषण लेते हैं वो क्या है, परजीवी कहलाते हैं, ठीक है। तो अमरबेल का पौधा क्या है, एक परजीवी पौधा है, और जिन पौधों से वे पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट है कि जंतुओं का भक्षण करते हैं कुछ पौधे, तो उनके एग्जाम्पल है जैसे कि घटपर्णी, तो इसकी संरचना कैसी होती है, घड़े जैसी होती है इसकी पत्तियों की संरचना, और उसके और कुछ एग्जाम्पल है कि ऐसे पौधों को कीटभक्षी पौधा कहते हैं, और उनके एग्जाम्पल है वीनस फ्लाई, ट्रैप, सनड्यूस, ऐसे क्या है, कीटभक्षी पौधे हैं, और ये इसका फोटो भी दिखाया गया है घटपर्णी पौधे का। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें, नेक्स्ट पॉइंट आता है मृतोजीवी, तो ये क्या है कि ये होते हैं जो जब बारिश वगैरह होती है तो उसमें वो इस टाइप के पेड़ आ जाते हैं, तो वही क्या कहलाते हैं, हमारे कवक या फंजाई कहलाते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल है कुकुरमुत्ता या गोबर छत्ता आदि, ये संरचनाएं कवक या फंजाई कहलाती हैं। इनमें ना तो क्लोरोफिल होता है और ना ही ये भोजन ग्रहण करने के लिए सुव्यवस्थित इनमें प्रणाली होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि ये मृत सड़ी गली वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं जो पोषक तत्वों का विलयन में बदल देते हैं, और जो पोषक तत्व विलयन के माध्यम से ग्रहण करने के लिए जाते हैं। इस प्रकार के पोषण को मृतजीवी पोषण तथा ऐसे पौधों को क्या कहते हैं, मृतजीवी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, कवक के पौधे दिखाए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, कवक प्राय उन स्थानों पर उगते हैं जो नम्र और उष्ण होते हैं, ठीक है। कवक के कारण क्या खराब हो जाते हैं, अचार, कपड़े, चमड़े की वस्तुएं आदि खराब हो जाती हैं, और ये मनुष्य, जंतु और पौधों के अनेक रोगों का कारण भी है। तो मनुष्य में इससे खुजली हो जाती है, ठीक है, सिहुली आदि मनुष्य में कवक के कारण होने वाली सामान्य बीमारियां हैं, और आलू का झुलसा रोग, धान की पत्तियों का चित्तीदार होना आदि पौधों के रोगों का कारण भी क्या है, कवक ही है। तो ये सभी रोग किसकी वजह से होते हैं, कवक की वजह से ही होते हैं। कुछ कवक हमारे लिए उपयोगी भी होते हैं, औषधि, डेयरी उत्पाद, जलेबी आदि बनाने में इनका उपयोग होता है, और मशरूम खाने के काम आती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें, नेक्स्ट है पोषण की विधियाँ। तो पोषण की दो विधियाँ हैं, स्वपोषी पोषण और दूसरा है विषमपोषी पोषण। और विषमपोषी पोषण में भी क्या है, दो टाइप के होते हैं, परजीवी और मृतोपजीवी, जिनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि लाइकेन में शैवाल और कवक के बीच में ही संबंध होता है, और शैवाल में क्लोरोफिल होता है, वह अपना भोजन स्वयं बनाता है, ठीक है, और कवक उससे पोषण प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के संबंध को क्या कहते हैं, सहजीवी संबंध कहते हैं। नेक्स्ट आता है राइजोबियम, ये क्या है, एक जीवाणु है जो कि दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाते हैं, ठीक है, और ये वायुमंडल से नाइट्रोजन ग्रहण कर पौधों के उपयोग के लिए अनुकूलन बनाते हैं, और बदले में पौधे इन्हें आवास और पोषण उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें, नेक्स्ट पॉइंट आता है मिट्टी में पोषकों की पुनःपूर्ति। तो पौधे मिट्टी से खनिज लवण, पोषक तत्व आदि का अवशोषण करते हैं। जैसे जैसे पौधे बढ़ते हैं उनमें इन तत्वों की आवश्यकता भी क्या है, बढ़ती जाती है। दूसरी ओर मिट्टी में इसकी मात्रा कम होने लगती है। इन पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए किसान खाद या उर्वरक जिनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा होती है वो खेतों में डालते हैं, और राइजोबियम जैसे जीवाणु पौधों की नाइट्रोजन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, और पौधों या जीवों के सड़े गले अवशेषों को पुनः क्या चक्रित करके मिट्टी में पोषक तत्वों को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, नेक्स्ट आता है कि हमने क्या सीखा इस चैप्टर में, कि सभी जीवों को अपने विकास,
वृद्धि, शरीर के रखरखाव के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की, जो पोषण से प्राप्त होती है। हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा प्रकाश संश्लेषण की कच्ची सामग्रियां हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश क्या है? इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट है सूर्य सभी के लिए ऊर्जा का स्रोत है। पत्तियां क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऊर्जा को संचित करती हैं। अमरबेल जैसे पादप परजीवी हैं जो परपोषी पादपों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। कवक अपना पोषण मृत और अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं और विषमपोषी अपना पोषण पौधों और अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं। और मिट्टी में पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति क्या है? जरूरी है। अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट है चैप्टर 7, इसका नाम है हवा, आंधी और तूफान। तो वायु हमारे क्या है? चारों ओर है और गतिशील वायु को क्या कहते हैं? हम हवा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है कि जल गर्म करने पर वाष्प में परिवर्तित जो तो हो जाता है और जो वाष्प ठंडा होने पर क्या है? जल में संघनित हो जाती है। ध्यान रहे अत्यधिक गर्म जल रहने के कारण भी बोतल क्या है? पिचक जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है हवा का वेग बढ़ने के साथ वायु का दाब क्या है? घटता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है कि हवा का वेग बढ़ने के साथ वायु का दाब घटता है, बढ़ता है, समान रहता है या असमान रहता है? तो हवा का वेग बढ़ने के साथ वायु का दाब क्या है? घटता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है नेक्स्ट पॉइंट है कि हवा की वेग बढ़ने के साथ वायु दाब घटता है और गर्म हवा हल्की होकर क्या है? ऊपर उठती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है कि समुद्र से आने वाली हवाएं अपने साथ जलवाष्प लाती हैं जिससे वर्षा होती है। इसी को हम क्या कहते हैं? मानसूनी हवा कहते हैं। नेक्स्ट है आंधी या स्टॉर्म। तो काफ़ी तेज़ गति से चलने वाली तीव्र हवाएं क्या हैं? आंधी कहलाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है चक्रवात। तो चक्रवात क्या है कि गर्म हवा के ऊपर उठने के साथ वायुदाब कम हो जाता है जिससे उत्पन्न खाली जगह को भरने के लिए प्रबल वेग की अधिक हवाएं वहां आने लगती हैं और प्रबल वेग की हवा के आने से पुनः वायुदाब कम हो जाता है, अतः अधिक तेज हवाएं आने लगती हैं। इस तरह एक चक्र क्या है? बनने लगता है जिसकी पुनरावृत्ति क्या होती है? अनेक बार होती है और इसका अंत इस रूप में होता है कि निम्न दाब के चारों ओर उच्च वेग की हवाएं अनेक परतें कुंडली के रूप में घूमती रहती हैं। इस स्थिति को क्या कहते हैं? चक्रवात कहते हैं और यह स्थिति अक्सर समुद्र के ऊपर उत्पन्न होती है जिसके कारण बादलों को भी अपने साथ ले जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें। नेक्स्ट है कि यही चक्रवात जब स्थल की ओर बढ़ती है तब तटीय क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ क्या है? भारी वर्षा भी ये करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है चक्रवात को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे उत्तर अमेरिका में हरिकेन के नाम से और पूर्व एशिया में किसके नाम से? टाइफून के नाम से इसे जाना जाता है, साइक्लोन को। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें कि हमने क्या सीखा इस चैप्टर में। तो फर्स्ट पॉइंट है कि गतिशील वायु को हवा कहते हैं। वायु गर्म करने पर फैलती है और ठंडा करने पर क्या है? सिकुड़ती है। वायु दाब डालती है। ठीक है, गर्म वायु ऊपर उठती है जबकि अपेक्षाकृत ठंडी वायु की प्रवृत्ति पृथ्वी की ओर आने की होती है। हवा का वेग बढ़ने के साथ क्या है? वायु दाब घटता है। अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट है चैप्टर 8, इसका नाम है जलवायु और अनुकूलन। तो हम लोग रोज़ प्रकृति में परिवर्तन का क्या है? अवलोकन करते हैं। जैसे कि सूर्य का निकलना और डूबना, चांद का पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाना, पवन का तेज़ गति से चलना, तूफान एवं उठते चक्रवात, बिजली का चमकना, वर्षा का होना, तेज पवन का झोंका आदि घटनाएं आए दिन होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, पवन वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की दिन प्रतिदिन की स्थिति उस स्थान का क्या है? मौसम कहलाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, पवन वेग में प्रतिदिन का परिवर्तन उस स्थान का क्या है? मौसम कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है कि अधिकतम न्यूनतम क्या है? तापमापी कहलाता है जिससे कि हम तापमान मापते हैं और इसका परिसर क्या होता है? -10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 110 डिग्री
सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें जलवायु। तो इसमें क्या है कि तापमान, आर्द्रता और अन्य कारक क्या है, मौसम के घटक हैं। तो मौसम के घटक हैं तापमान, आर्द्रता। ठीक है, नेक्स्ट है कि हमारे यहाँ जलवायु आमतौर से उष्णकटिबंधीय है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऋतुएं होती हैं। शीत ऋतु होती है जनवरी से फरवरी तक। ग्रीष्म ऋतु का टाइम होता है मार्च से मई का। वर्षा ऋतु का दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम होता है जून से लेकर सितंबर तक का। ठीक है, और मानसून पश्चात क्या होते हैं, ऋतु आती है अक्टूबर से दिसंबर तक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें कि जलवायु 2 प्रकार की मानसून हवाओं का प्रभाव डालती है, उत्तरी पूर्वी मानसून और दक्षिणी पश्चिम मानसून। तो उत्तरी पूर्वी मानसून को आमतौर पर शीत मानसून भी कहा जाता है, जिस स्थान का तापमान अधिकांश क्या है, उच्च रहता है। और इसकी जो जलवायु कैसी होती है, गर्म और आर्द्र होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट आता है ध्रुवीय भालू। तो ध्रुवीय भालू पृथ्वी के दोनों ध्रुवों के समीप स्थित होते हैं, जैसे कि उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव। ध्रुवीय क्षेत्र के कुछ परिचित देश जैसे कनाडा, ग्रीनलैंड, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, अमेरिका और रूस के साइबेरियन क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ने वाले देश भारत, इंडोनेशिया, केन्या, नाइजीरिया, युगांडा आदि हैं। ठीक है, और ध्रुवीय क्षेत्रों में जलवायु बहुत ही क्या है, सर्द होती है। अधिकतर 6 माह तक सूर्यास्त यहाँ पर नहीं होता है और 6 माह तक यहाँ सूर्योदय नहीं होता। और यहाँ का जो टेम्परेचर है, मिनिमम टेम्परेचर होता है -37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें ध्रुवीय भालू। तो ध्रुवीय भालू में अनुकूलन की इसमें क्षमता के पॉइंट बताए गए हैं। तो ध्रुवीय भालू में क्या है कि इसकी त्वचा के नीचे वसा की एक परत होती है। इसका शरीर शीतरोधित होता है और इसे गर्म रखता है। ठीक है, शरीर पर बालों की 2 मोटी परतें होती हैं। सूंघने की शक्ति तीव्र होती है इसकी। यह भालू अपने शिकार को ढूंढने और पकड़ने में जो सहायक करती है इसकी सूंघने की शक्ति। नेक्स्ट है सफ़ेद बालों के कारण सफ़ेद बर्फ़ की पृष्ठभूमि में यह आसानी से दिखाई नहीं देता है। इसके परभक्षी और शिकार इसे आसानी से नहीं देख पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें कि जो इसके नाखून हैं मुड़े हुए, लंबे और पैने होते हैं। यह इन्हें बर्फ़ पर चलने में हेल्प करते हैं। इसी प्रकार ध्रुवीय क्षेत्र का एक अन्य परिचित जंतु क्या है, पेंगुइन है। इनके शरीर में भी क्या है कि सर्दी से बचने के लिए मोटी चर्बी की परत होती है। एक अच्छे तैराक भी होते हैं और तैरने के लिए पैरों में जाल जैसा इसमें कुछ बना रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस क्षेत्र में रहने वाले अन्य प्रकार के प्राणी भी हैं, जैसे कि मछलियाँ, कस्तूरी मृग, रेनडियर, लोमड़ी, सील, व्हेल तथा अन्य कई प्रकार के पक्षी इसमें सम्मिलित होते हैं। मछली ठंडे समय तक जल में रह सकती है, जबकि पक्षियों को जीवित रहने के लिए अपने शरीर को क्या है, गर्म रखना आवश्यक होता है। इसलिए वे अधिक सर्दी आते ही क्या है कि गर्म स्थानों की ओर जाने लगते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, प्रवासी पक्षी कहते हैं। और साइबेरियाई क्रेन इसके क्या हैं, एग्जाम्पल है। ये भारत में राजस्थान, हरियाणा के सुल्तानपुर में सर्दियों में के मौसम में प्रवास के लिए आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जंतुओं में अनुकूलन। हमारा देश क्या है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है और गर्म और नम यहाँ की जलवायु, जैव विविधता भी यहाँ पर काफ़ी पाई जाती है। और जलवायु और विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों के कारण भारत में कई जगहों पर विशेष अधिक जैव विविधता भी पाई जाती है, जिसे कि इन्हें क्या कहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहते हैं। उसके उदाहरण है नंदा देवी, नीलगिरी जैव मंडल, पश्चिमी तट और उत्तर पूर्वी हिमालय क्षेत्र। ठीक है, जलवायु और पहाड़, ऊंचाई, बारिश की मात्रा जैसे भौगोलिक कारणों से हमारे देश में बहुत विविधता पाई जाती है, जैसे वर्षा वन, पतझड़ वन, शुष्क शीतोष्ण, शंकुधारी वन और मरुभूमि वन। हर तरीके के वनों में अलग अलग जंतु और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें कि एशिया भारतीय उपमहाद्वीप में बंदरों की कई क्या हैं, प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जैसे हनुमान लंगूर। यह भारतीय बंदरों में सबसे अधिक पाया जाता है। यह बंदर क्या है, कन्याकुमारी से हिमालय के फुटहिल्स तक, राजस्थान के रेगिस्तान से उत्तर पश्चिम की घनी वर्षों तक सभी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि विभिन्न जगह कुछ स्थानीय विभिन्नताएं होती हैं, पर ये मुख्यतः काले या हल्के काले होते हैं।
इनके लंबे हाथ, बहुत लंबी पूंछ, छोटा अंगूठा और लंबे पैर होते हैं। वर्षा वनों में जीवित रहने के लिए पूर्णतः क्या है, अनुकूलित है और ये तरह तरह की चीज़ें खाते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भारत में कई जंगलों में एशियाई हाथी पाया जाता है। हाथी हमें मौसम, जलवायु और पर्यावरण के प्रभाव से हुई कई अनुकूलन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हाथी के बारे में ही कि उनकी सूंड घास काटने और चुनने के लिए तथा टहनियाँ पत्ते तोड़कर मुंह में डालने के लिए अडेप्टेड है और आकार में बड़ा होने के कारण शरीर की सतह पर वाष्पन इनमें पर्याप्त नहीं होता। हाथी के कान क्या है, बड़े होते हैं। कान यहाँ त्वचा पतली होती है और रक्तवाहिनियों का जाल रहता है। हाथी हमेशा अपने कान हिलाता रहता है, इससे उसके शरीर का तापमान नियंत्रित करने में हेल्प मिलती है। और अफ्रीका में गर्मी का मौसम भारत से अधिक तेज़ होता है, वहाँ ग्रीष्मकाल में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। इस गर्मी में खुद का तापमान नियंत्रित रखने के लिए अफ्रीकन हाथी के कान भारतीय हाथी के कानों से बड़े होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें कि हमने क्या सीखा इस चैप्टर में। जंतु उन परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होती हैं जिनमें वह वास करते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में सर्दी वर्ष भर रहती है, यहाँ 6 माह तक सूर्यास्त नहीं होता और 6 माह तक सूर्योदय नहीं होता। लंबी अवधि में लिए गए मौसम के आंकड़ों पर आधारित प्रतिरूप उस स्थान का जलवायु है और किसी स्थान की आर्द्रता, तापमान, वर्षा और मौसम के क्या है, घटक है। किसी स्थान की आर्द्रता, तापमान, वर्षा, पवन वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की दिन प्रतिदिन की स्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। तो ये चैप्टर हमारा हो गया यहाँ पर फिनिश। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके लिए वीडियो कितनी हेल्पफुल रही है और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही वीडियोज़ के लिए।